अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों को वेलकम करता हूँ सिनिस्टर आर्ट्स के चैनल में। स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये वाक़या जो मैं आज आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये हमें कराची के इलाके DHA फेज़ 6 से यानी डिफेंस फेज़ 6 से अजीम राजपूत साहब ने भेजा है। आए अजीम की कहानी सुनते हैं, उनकी ज़बानी, उनका ये खौफनाक वाक़या। ये वाक़या मेरे साथ 2015 में पेश आया, जब मैं नया कराची शिफ्ट हुआ था इस्लामाबाद से। मैं इस्लामाबाद में G9 में पला बड़ा और इस्लामाबाद में ही अपनी तालीम हासिल की, क्योंकि मेरा इस वाक़े से पहले कभी भी इत्तफ़ाक़न आज तक किसी पैरानॉर्मल, भूत प्रेत या इस किस्म के किसी ऐसे हादसे से वास्ता नहीं पड़ा था, और इसके बाद जैसे रास्ते खुल गए हों। मेरे पास और भी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। मेरी एक IT कंपनी में कराची में जॉब हो गई थी और मैं कराची शिफ्ट हो रहा था। मेरा ऑफिस जो खैबान बुखारी पे वाक़ था, ये एक इंटरनेशनल IT कंपनी थी। क्योंकि मैं कराची की सड़कों से इतना वाकिफ़ नहीं था और मेरे कुछ ही फैमिली मेम्बर्स करीब में फेज़ 8 में रहते थे, मैं चाहता था कि मेरा घर ऐसी जगह पर रेंट पर लूँ जो मेरे ऑफिस और रिलेटिव से करीब हो। अब होता यूँ है कि मेरी कंपनी मुझे एक रियल एस्टेट एजेंट से एंगेज करवा देती है, क्योंकि मेरी अकोमोडेशन कंपनी गिवन थी। जो स्टेट एजेंट था मेरे लिए जगह तलाश कर रहा था। जो प्रॉपर्टी उसने हमें ढूंढ कर दी वो कुछ ही फासले पर थी। अगर मैं कहूँ कि मुझे ऑफिस पैदल चल के जाना है तो वो 10 से 15 मिनट, और अगर मैं कहूँ कि मुझे गाड़ी में जाना है तो 2 से 3 मिनट हार्डली। वो लेन की एक आखिरी बिल्डिंग थी जो अच्छी खासी पुरानी थी। वहाँ पे 4th फ्लोर पर अपार्टमेंट मिल गया। अपार्टमेंट भी बड़ा कुशादा हवादार था, क्योंकि उसके आसपास बिल्डिंग नहीं थी तो कोई हवा के अंदर ब्लॉकेट नहीं था। रेंट भी सस्ता और मुनासिब था, और मालिक बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छा था। जब मैं अपनी वाइफ को अपार्टमेंट विज़िट कराने ले गया तो मेरी वाइफ को अपार्टमेंट समझ नहीं आ रहा था। वो कह रही थी ये जगह कुछ ज़्यादा ही अंधेरी और कुछ ज़्यादा ही हैवी है, इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। मैंने उसको कहा कि ये जगह काफ़ी अरसे से बंद है, शायद यही वजह हो कि तुम्हें इस किस्म की फीलिंग आ रही हो, और रिसेंटली रेनोवेट हुई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरे ऑफिस से बहुत करीब है। मैंने अपनी वाइफ को कन्विंस कर लिया और अपनी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंफर्मेशन देके शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी फैमिली छोटी सी, बीवी और मेरे 2 बच्चे जो मेरी कुल कायनात हैं। मेरी एक बेटी उस वक्त 6 साल की और एक बेटा 4 साल का था। मेरे दोनों बच्चे मेरे से बहुत क्लोज थे, और आप अच्छे से जानते हैं कि बेटियां तो वैसे भी वालिद की जान होती हैं। शिफ्ट होते ही मेरी बेटी कुछ अजीब सा एक्ट करने लगी थी। वो कभी खुद से खेलती और कभी खुद से बातें करने लगती, जो ये बिहेवियर बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है। जो चीज़ अलार्मिंग थी हमारे लिए वो ये थी कि वो कुछ डिफरेंट ज़बान में बात करती थी। हमने इस चीज़ को दरगुजर इसलिए कर दिया क्योंकि अभी बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, और हमें लगता था कि वो अभी अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं। लेकिन उसकी आंखों में कुछ दिखता था, कुछ खौफ सा। लेकिन मैं शक की बुनियाद पर कोई फैसला लेना नहीं चाहता था। हमें महसूस होने लगा कि जैसे अक्सर घर में ठंड सी हो जाती है। मेरी मुराद ठंड से ठंडी ब्रीज है, जैसे अचानक से ठंड सी फीलिंग आना, जबकि AC ऑन नहीं होते थे, और गर्मियों के दिनों पे रूफ टॉप के ऊपर रहने के बावजूद हमारा घर ठंडा होता था। फिर देखते ही देखते इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी इशू आना शुरू हो गए। स्टेबलाइजर जल जाते थे, वॉल क्लॉक के सेल वीक हो जाते थे, इवन रिमोट के सेल कुछ ही डेज में ख़त्म हो जाते थे। LED बल्ब्स फ्यूज़ हो जाती थी, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें। फिर एक रात जब मैं सो रहा था, फिर एक रात मेरी अचानक से आंख खुलती है और मैं सुनता हूँ कि बच्चों के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। मैं साइड टेबल पे पड़ी घड़ी में टाइम देखता हूँ तो रात के 3 बज रहे हैं, और मुझे बहुत हैरत होती है। इस टाइम पे बच्चे उठ के खेल रहे हैं। मैं उठता हूँ और कमरे में जाता हूँ और देखता हूँ कि दोनों बच्चे सो रहे हैं। यही चीज़ मेरी वाइफ ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ था। घर के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, और अक्सर दिन में भी हमें साए दिखते थे। साए से मुराद जैसे कोई शैडो मूव कर रहा हो, कोई गुजर गया हो, कोई जल्दी से कि सामने से दौड़ लगा के गई हो। और
ये चीज़ मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी कंप्लेन कर रहे हैं। हम इसको वहम समझ कर टाल देते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद रात में मैं उठा और किचन पानी पीने गया। मेरी नीयत ये थी कि मैं घर का एक फेरा लगा लूं। उसका रीज़न ये है कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मेरा चेहरा बच्चों के कमरे की तरफ था और मैं अंदर ही देख रहा था कि देखता हूँ कि मेरी बेटी अकेले खड़ी है और वो कुछ अजीब सी आवाज़ों में बोलती जा रही है। वो अजीब सी आवाज़ें, वो अजीब सी जुबान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा और करीब जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरी बेटी बाकायदा किसी और ज़बान में बात कर रही है। उसकी आवाज़ कुछ और थी। एक भयानक से अंदाज में मेरी तरफ देखती जा रही है और कहती जा रही है कि अभी भी वक्त है, यहाँ से चला जा। मैं तेजी से भागकर कमरे के अंदर घुसता हूँ और अपनी बेटी को पकड़ के जोर से हिलाता हूँ और बोलता हूँ कि बेटा बेटा। मुझे से होश में आ जाती है और बोलती है पापा मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और रोते हुए मेरे गले लग जाती है। मैं ये देख के बहुत डर गया था। मुझे शायद लगा वो स्लीप वॉकिंग कर रही है। कितनी देर में मेरी बीवी भी पीछे से आ जाती है और मैं अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाता हूँ। इसमें मेरी बीवी कहती है कि मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। 1-2 दिन तक सब नॉर्मल चलता है और फिर दोपहर के टाइम मेरी बीवी की मुझे कॉल आती है कि जल्दी से घर आएं और देखें कि हमारी बेटी को क्या हो गया है। बेटी की आंखें काली हो गई हैं और वो ऐसी हरकतें कर रही है जैसे सबक से बालातर है। वो अपनी माँ को खौफनाक अंदाज में धमका रही थी कि यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हारे मियाँ को भी समझाया था। और वो अपने भाई को गले से पकड़ कर कह रही है कि मैं तुम सबको नुकसान पहुंचाऊंगा अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए, ये जगह नहीं छोड़ी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बेटी तब तक बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, डेविलिश टाइप की, और उसका रवैया भी बहुत अजीब सा था। वो ऐसा रवैया था जो मैं अब इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से रब्ता किया और अपॉइंटमेंट ले ली। मेरी बीवी इस चीज के बहुत खिलाफ थी और वो कहने लगी कि यह मामला कुछ और है, और मैं उसको साइंटिफिक रीजंस देने लगा कि मैं ऐसी चीजों पर क्योंकि बिलीव नहीं करता था। पर मेरी बीवी ने जो बात मेरे से छुपाई और बाद में बताई कि मेरी बेटी साथ कमरे में दिन के टाइम एक बड़ा और काला रंग का साया होता है। वो केरे में खिलती है और अजीब सी जुबान में बातें करती है। उसकी आवाज भी चेंज होती है। मेरा बेटा अली जो उस टाइम तकरीबन 4 साल का था, अपनी बहन के पास नहीं जाया करता था और अपनी टूटी फूटी जुबान में कहता था मामा पापा गंदी है। डॉक्टर ने मेरी बेटी को देखकर मुझसे कहा कि ये नॉर्मल है, पर इसको शायद स्ट्रेस है। सीरियस सी बात है क्योंकि हम नए नए शहर में शिफ्ट हुए हैं। पहले वो नाना नानी दादा दादी के साथ मिलती थी, उसके स्कूल थे, दोस्त थे, सोशल लाइफ जो थी वो खत्म हो चुकी थी। जो सब बच्चे रिश्तेदार मिल जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हम बिल्कुल कन्फाइन हो गए थे क्योंकि कुछ वाकये ऐसे रुनुमा हो रहे थे। मेरा भी इस ऑफिस से घर आना और बच्चों में थोड़ा सा लग जाना और फिर सोना और वही रिपीट। में न्यूली शिफ्ट थे तो उनका स्कूल अभी मैंने स्टार्ट नहीं कराया था, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया। ये सब चीजें मेरी जॉब पे भी इफेक्ट कर रही थी। मैंने सोचा वीकेंड पे इनको लेकर सी व्यू और कराची घूमने चलते हैं। मेरा सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता था। मैं कराची घुमा रहा था जितनी मेरी नॉलेज थी, क्योंकि मैं पहले भी कराची आ चुका था। हमारा गुजर क्लिफ्टन पर वाकई एक मशहूर मज़ार हज़रत अब्दुल्ला शाहबाज बाबा से हुआ। मैं अपनी बीवी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा तो मैं इतनी देर में देखता हूँ कि मेरी बेटी जो पीछे बैठी है और मेरा बेटा भी उसके साथ बैठा है, वो जैसे ही हम मज़ार से गुजरते हैं वो जोर जोर से शोर करने लग जाती है। मेरा बेटा अली जो पीछे बैठा हुआ था कार में अपनी बहन के साथ रोने लगता है। मेरी बीवी अली को फौरन से अपनी तरफ खींचती है और मैं पीछे पलट कर बेटी को काम डाउन करने की कोशिश करता हूँ, पर वो मेरी बेटी नहीं थी, वो जैसे कोई और था। शुक्र है मैंने पीछे के दोनों दरवाजों में चाइल्ड लॉक लगाया हुआ था। बेटे को आगे ले जाने के बाद मुझे समझ ही नहीं मैं क्या, और रोड पर साइड पे लगाकर एकदम गुस्से से अपनी बेटी को कहता हूँ कि क्या हो गया तुम्हें, क्या हरकतें कर, और शोर शराबा। वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई और जोर जोर से रोने लग गई कि मुझे यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ से ले चल। उसकी आवाज़ जैसे चेंज हो गई, वो वैसी थी ही नहीं। ये सब कुछ देखकर हमारी तो कैफियत ही तब्दील हो गई। हमें तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम किस जहन्नुम में आ गए हैं। वो जैसे कोई और हो, उसकी शक्ल, उसकी आंखें, जैसे उसकी आंखों पर रंग ही काला पड़ गया हो। ये कोई रात का वाकया नहीं है, ये कोई अंधेरे का वाकया नहीं है, बल्कि मगरिब के फौरन बाद के टाइम का वाकया है। इसी असना में एक राहगीर बाइक पर गुजर रहा था। उसने बाइक रोकी और कहने लगा कि अल्लाह के बंदे इस पर हाजिरी हो गई है, इसको लेकर मज़ार पर चले जाए या यहाँ से चले जाए। मैं उस पर बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा इस बात पर कोई यकीन नहीं था। मैं इन बातों पर यकीन ही नहीं कर सकता था। मेरी बेटी जो चीखें मार रही थी गाड़ी के अंदर से, वो जैसे गाड़ी के अंदर ही हवा में उड़ रही है। वो अजीब सी जुबान में बातें कर रही थी। वो जुबान मैंने आज तक नहीं सुनी। वो कौन सी लैंग्वेज थी मुझे आज तक समझ नहीं आया। स्टोरी लिखते हुए भी मुझे कपकपाहट हो रही। मुड़ के उसे पकड़ना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की ग्रिप एक 6 साल की बच्ची जैसी नहीं थी, वो कोई और मखलूक थी। वो बहुत सख्त और जानदार हाथ था, जैसे उससे हाथ छुड़ाना ही मुश्किल हो गया हो। हाथ छुड़ाने पर मेरे हाथ पर बाकायदा निशान आ चुके थे। ये सब देखकर खौफ में मैं परेशान हो गया और सीवी वाले रोड से होते हुए घर पहुंच गया। मेरी बेटी जो बैठी हुई
कार के अंदर झूल रही थी अपनी जगह पर। मैं आपको कैसे बताऊं वो कैफियत, वो आलम क्या था। मैंने बेटी को गोद में उठाया और मैं ऊपर बिल्डिंग के अपने फ्लोर पर जाने लगा। फर्स्ट फ्लोर से गुजरते ही मैं देखता हूँ कि सामने एक आंटी बैठी हुई है जो वहाँ पे रिहाइश पजीर थी। वो हमें देखकर कहती हैं कि बेटा सब खैरियत है। मैंने उनको सलाम दुआ की और जी जनाब करके ऊपर चला गया। मैं जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंचा, मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बेटी ने जैसे जंप मार ली। कैसा आलम था वो, कैसी कैफियत थी। वो मंजर देखकर शंट रह गया था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई कि मेरी बेटी के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है। ये क्या है अल्लाह जाने। इतनी देर में दरवाजे पर बेल होती है और मेरी बेटी कहती है इस बुढ़िया को अंदर आने ना देना। मैं ये सुनकर बहुत हैरत में आ गया और जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी दरवाजे पर मौजूद है। मैं तो ये देखकर बहुत हैरत में आ गया। मेरी बीवी जो पीछे खड़े मेरे बेटे को गोद में उठाए रो रही थी, आंटी ने उसे देखा और कहा बेटा परेशान मत हो, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि आंटी आप यहाँ से चली जाए। इस बात पे वो कहने लगी कि बेटा कोई बात, कहने लगी ठीक है बेटा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे बेटे को आवाज़ दे देना। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं अपनी बेटी के रूम में चला गया। मैं जैसे ही जाने लगा तो लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं, एक अजीब सी ठंड सी हो रही है। मैं फासले से देख रहा हूँ और मेरी बेटी जो अपने दांत निकाल कर मेरी तरफ देखकर हंस रही है। मैं जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू तो मेरी बेटी कहती है कि अजीब सी हंसी में, ये काम जो तू कर रहा है ना कर, ये काम तुझे और तेरी बेटी और बाकी घर वालों को नुकसान देगा। और हंसना शुरू कर देती है और कुछ और जबान में बातें करना शुरू कर देती है। देखकर बहुत परेशान हो गया था। अब परेशानी के आलम में अपने वालिद साहब को फ़ोन किया। ज़ाहिर सी बात है जब इंसान परेशान होता है वो अपने वालिदैन की तरफ ही। मेरे वालिद जो एक नमाजी परहेज़ी इंसान थे और अपनी ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़यात से गुजर चुके थे, अब्बू को मैंने जब फ़ोन करके ये सारी सुनाया तो कहने लगे बेटा स्पीकर खोल दो और एक गिलास में पानी ला कर रख दो। और उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अब्बू कुरान पढ़ते तो मेरी बेटी चीखने लग जाती। वही शख्स जो आप जिन कहने या कोई और मखलूक उसमें आ गई थी, कभी आसमान में घूमती और कभी हाथ और पैरों से दीवार पर चढ़ जाती। ये सब मंजर देख के मेरे पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। मैं उसका नाम लेता, उसको बोलता बेटा बेटा, पर वो अपने दांत निकाल कर मुझे किसी अजीब सी जुबान में के अंदाज में, मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वो चीज़ें याद करता हूँ। जैसे ही मेरे वालिद ने कुरान पढ़ के खत्म किया तो मेरी बेटी अपने बेड पर जाकर बैठ गई और जैसे झूमने लगी। मेरे वालिद ने कहा कि इस पानी पर मैंने दम कर दिया है और इसको तो अपने घर के चारों कोनों पे छिड़क दो। ये अमल करते ही बस पहले तो मेरी बेटी झूमते झूमते हुए मुझे धमकी देने लगी, पर इसके बाद वो जैसे सोच सी गई। इसी दौरान मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी और नीचे वाली आंटी और उनके बच्चे ऊपर आ गए हैं। उन्होंने हमें आबे जमजम की एक बोतल पानी दी और मेरी बीवी ने कहा कि अजीम आंटी तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। मैंने उनके साथ ड्राइंग रूम में अपने 45 मिनट पहले के रवैये पे माफी मांगने लगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, बेटा तुमको अपनी बेटी को किसी आलम को दिखाना पड़ेगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान और परेशान रह गया। मैंने कहा कैसा आलम? उस पर आंटी और उनके बच्चों ने बताया कि ये घर पिछले 5 साल से बंद था और अभी हमारी शिफ्टिंग के टाइम ही कुछ माह पहले खोलकर रेनोवेट किया गया है। इस पर 5 साल पहले एक फैमिली रहा करती थी जो काले जादू में इन्वॉल्व थी और खुद कुछ ही महीनों बाद इस जगह से शिफ्ट कर गई थी। उसके बाद इस जगह पे जो फैमिली आई उसके साथ कुछ ऐसे ही मामलात हुए और वो इन्हीं मामलात का शिकार होकर यहाँ से कुछ ही दिनों में चले गए। इस चीज का मालिक मकान को अंदाजा था और उसको नॉलेज थी। फिर मालिक मकान किसी आलिम को लाकर इस जगह को बंद कर देता है और इसको प्रॉपर सील करता है। बस ये सुनने की देर थी तो मैंने तो जैसे आग बबूला हो गया। उससे मैं बुर्राने लगा कि हमारे साथ ये सब क्या हो गया और मालिक मकान किस किस्म का घटिया इंसान है। जो बहरहाल रात हो गई और मेरी बेटी के कमरे से आवाजें भी आना बंद हो गई थी। हमने सोचा कि अब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए और फिर उठ के तहज्जुद वगैरह भी पढ़ ली जाए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर से वो सब कुछ होना शुरू हो गया। तमाम कुछ आवाजें और बर्तनों का खड़कना शुरू हो जाता जैसे कोई है। इतनी ही देर में मेरे फोन के ऊपर कॉल आना शुरू होती है और मैं देखता हूँ कि तहज्जुद का टाइम है। मेरे वालिद साहब फोन पर होते हैं और क्या चले जाओ, ये जेल रोड पर वाक़े हैं, वो ये इस मसले का हल निकाल। ये सुनकर मुझे एक रिलीफ हुआ। बस मैंने ये कॉल रखी तो मेरी बेटी कमरे से आवाज देके कहती है कि ये तेरा बुढ़ा बाप इस बुढ़े के तुझे बता रहा है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं तो ये सुनकर शॉक हो गया कि उसको कैसे पता चला कि मेरे वालिद की कॉल आई थी, उसके दादा से बात हुई है और उसका वो बात करने का अंदाज 6 साल की बच्ची के जैसा नहीं था। मैं उस नंबर पर कॉल करता हूँ। वो हंसती संडे को तो नहीं बैठती थी पर मेरे मामले के लिए उन्होंने मुझे 8 से 9 बजे के दरमियान का टाइम दिया। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और उसको उठाने की कोशिश की। वो कहने लगी कि तू कुछ भी कर ले,
मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। नीचे पड़ोस वालों की मदद से कुछ ना कुछ करके हम उसको लेकर वहाँ पहुँच गए। जैसे ही हम उनके उस जगह को आपास्ताना के लिए या आप उनकी बैठक के लिए हम उस जगह पहुंचते हैं, तो मेरी बेटी उस तरफ जाने के लिए रेजिस्ट करने लगती है, जिससे वो चीज़ उस पर जाहिर होने लगी। लेकिन अब उसकी कैफियत बड़ी डिफेंसिव थी, बड़ी डिफेंसिव। वो चीज़ उस पर इस तरीके से हावी हो रही थी और वो रेजिस्ट कर रही थी उस दरवाजे को भी क्रॉस करने के लिए। हम जैसे ही उनके ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाते हैं तो मैं देखता हूँ वहाँ एक तरफ अलहदा पर्दे का इंतजाम है और ख़वातीन बैठी हुई हैं। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि तुम बेटी को लेकर वहाँ चली जाओ। वहाँ जो लोग खिदमत गुजार थे, वहाँ एक रूम था जहाँ पहले से खवातीन वेटिंग पर बैठी हुई थी। मेरी बीवी भी साथ में उसी रूम में बैठ गई थी। जैसे ही वो मेरी बेटी को वो पानी देते हैं तो वो चीखने मारने लगती है। इतनी ही देर में हजरत साहब आए और मेरी बेटी को बाहर बुलाकर सर पर हाथ रखकर कलाम की तलावत शुरू कर देते हैं। मेरी बेटी तो जैसे ठहर सी गई हो, वो बिल्कुल एक जगह बैठ गई, लेकिन वो चीखने चिल्लाने लग गई। साथ साथ उन्होंने एक छोटी सी बोतल निकाली जैसे अतर वाली, उसको कुछ सुंघाया और मेरी बेटी तो जैसे वो चीज़ पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर जाहिर हो गई। बीवी वहां खड़े होकर परेशानी से रोने लगे कि अल्लाह पाक ने हमें किस आजमाइश में डाल दिया है। हजरत मौलाना साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की और देखते ही देखते मेरी बेटी को फिट्स पड़ने लग गए। 2-3 खवातीन ने उसको पकड़ लिया। फिर हजरत साहब ने पानी मंगवा कर ही बेटी को पिलाया। मेरी बेटी जैसे ठीक होने लगी थी। मुझसे मौलाना साहब ने कहा कि मेरे लिए आफियत यही है कि मैं वो जगह जल्द अज जल्द छोड़ दूं। मैंने भी यही फैसला किया, मैं वो जगह छोड़ दूं और मैंने पास ही में रिश्तेदारों के घर पे बीवी बच्चों को छोड़ा और नए घर की तलाश शुरू कर दी। अब इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद जब भी मैं इस जगह से गुजरता हूँ या उसको याद करता हूँ तो वो खौफ का लर्जा तारी हो जाता है।